इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग टीजीटी 2005 का पेपर सॉल्व करेंगे। यह पेपर आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड एग्ज़ाम तथा आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम तथा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है तथा यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि प्रशिक्षित स्नातक चयन परीक्षा 2005 में आयोग द्वारा क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। तो देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। एक नंबर प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अस्तित्व अर्थ है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें निजी व सार्वजनिक उद्योग दोनों का अस्तित्व पाया जाता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो निजी व सार्वजनिक उद्योग का सहअस्तित्व जहाँ होता है तो बी आंसर सही है। भारत में अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, निजी, सार्वजनिक और मिश्रित अर्थव्यवस्था। निजी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जहां उत्पादन एवं उपभोग प्रक्रिया में पूंजीपतियों का योगदान होता है तथा सार्वजनिक अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं उपभोग प्रक्रिया में समाज का योगदान होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्योगों का उत्पादन एवं प्रक्रिया में सहयोग होता है। इस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल है तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी व सार्वजनिक उद्योग दोनों का सहअस्तित्व देखने को मिलता है। इसलिए एक का सही आंसर बी है। अगला 2 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग होने पर उसकी मांग हो जाती है। तो किसी वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग होने पर उसकी मांग लोचदार हो जाती है। लोचदार ए आंसर सही है। ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है, कोई मांग फलन x बराबर k/p दिया हुआ है जहाँ k एक स्थिरांक है, इसकी मांग की लोच होगी। तो जब k एक स्थिरांक है तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच जो है वह इकाई के बराबर होगी या 1 होगी। जब x बराबर k/py दिया हो और k स्थिरांक हो तो मांग की लोच जो है सदैव इकाई के बराबर होगी। 3 का सही आंसर ये है। अगला 4 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। AR/MR में संबंध पूछा गया है। तो लोच ED बराबर होता है AR/AR माइनस MR। तो यह AR/AR-MR बी ने दिया गया है तो सही आंसर बी है 4 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। मांग वक्र कीमत उपभोग वक्र से व्युत्पन्न किया जाता है। मांग वक्र आय उपभोग वक्र से व्युत्पन्न किया जाता है। प्रतिस्थापन प्रभाव कीमत प्रभाव तथा आय प्रभाव का योग होता है। किन्हीं 2 वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन की सीमांत दर उन वस्तुओं के कीमत अनुपात के बराबर होती है। तो कीमत उपभोग वक्र क्या इसमें दिया गया है कि मांग वक्र कीमत उपभोग वक्र से व्युत्पन्न होता है। मांग वक्र, तो मांग वक्र तो सही कथन यही है ए। मांग वक्र जो है कीमत उपभोग वक्र से व्युत्पन्न होता है। मांग वक्र तो कीमत उपभोग यह प्रदर्शित करती है कि विभिन्न इकाई मूल्य पर किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदी जाएगी तथा इस बात को प्रदर्शित करता है कि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर उस वस्तु की कितनी मात्रा उपभोग किया जाएगा। अतः कीमत उपभोग वक्र से मांग वक्र व्युत्पन्न किया जाता है। तो मांग वक्र PPC की सहायता से, PCC कीमत कंजप्शन कर्व की सहायता से मांग वक्र व्युत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अनधिमान वक्र की विशेषता नहीं है। तो अनधिमान वक्र की विशेषता कौन सी नहीं है, देखते हैं। अनधिमान वक्र आवश्यक रूप से एक दूसरे के समांतर होते हैं।
तो एक दूसरे के समांतर अनधिमान वक्र एक दूसरे को काटते नहीं हैं, तो यह नहीं है। यह विशेषता है, काटते नहीं हैं। अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं, यह विशेषता भी है। अनधिमान वक्र मूल बिंदु से दूरी अनधिमान वक्र क्रम को व्यक्त करती है। अनधिमान वक्र की मूल बिंदु से दूरी अधिमानता क्रम को व्यक्त करती है। तो यह भी सही है। अधिमानता क्रम का मतलब हुआ ऊंचा अनधिमान वक्र ऊंची संतुष्टि को और नीचा अनधिमान वक्र नीची संतुष्टि को व्यक्त करता है। अनधिमान वक्र आवश्यक रूप से एक दूसरे से समांतर होते हैं, यह जरूरी नहीं है, तो यह विशेषता नहीं है अनधिमान वक्र की। 6 का ए आंसर सही है। अगला 7 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु की मांग व्यक्त करती है। तो किसी वस्तु की मांग जो है वस्तु की इच्छा व्यक्त करती है, वस्तु की आवश्यकता व्यक्त करती है, उस वस्तु की मांग की मात्रा व्यक्त करती है। किसी निर्दिष्ट समयावधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य पर वस्तु की मांगी गई मात्रा को व्यक्त करती है, तो सही आंसर डी है। अगला प्रश्न है, उस बिंदु पर उपभोक्ता साम्य में होता है जब बजट रेखा एक उदासीनता वक्र के ऊपर होती है, नहीं स्पर्श करेगी। उदासीनता वक्र की स्पर्श रेखा होती है, सी आंसर सही है 8 का। अगला 9 नंबर प्रश्न है, या इसमें आरेख में दिया गया है। 9 नंबर प्रश्न है, MRT/XY बराबर होता है PX/PY। 9 नंबर, किसी वस्तु की पूर्ति से बोध होता है, वस्तु की वास्तविक उत्पादन से, वस्तु का कुल विद्यमान स्टॉक से, विक्रय हेतु उपलब्ध स्टॉक से, या समय की प्रति इकाई पर मूल विशेष पर विक्रय हेतु प्रस्तुत वस्तु की मात्रा से। तो किसी वस्तु की पूर्ति का जो बोध होता है डी आंसर से होता है, डी सही है। प्रत्येक वस्तु में व्यक्ति की किसी न किसी आवश्यकता की संतुष्टि की क्षमता होती है, इस संतुष्टि की क्षमता को ही हम उस वस्तु की उपयोगिता कहते हैं। किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है, इसलिए जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर अधिक इकाई का उपयोग करते हैं, आवश्यकता की तीव्रता कम होती जाती है और इसलिए किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। अगला है 10 नंबर प्रश्न है, कीमत निर्धारण से निम्नलिखित रेखा चित्र में किस संतुलन का प्रदर्शन करता है। तो यह रेखा चित्र जो है एक उद्योग का प्रदर्शन करता है, डी आंसर सही है। अगला है, एक फर्म के लिए अपने लाभ को अधिकतम करने हेतु प्रथम क्रम की शर्त क्या है। तो प्रथम क्रम की शर्त जो है MR बराबर MC होता है, MR बराबर MC होता है, बी आंसर सही है। तथा सीमांत आय को नीचे से काटे, MR या MR बराबर MC होता है और या MC जो है MR को नीचे से काटे तब प्रथम क्रम की शर्त प्राप्त होती है। वह भी यह E1 हो जाएगा यह बिंदु और यह E2 हो जाएगा, E2 पर प्रथम क्रम की शर्त प्राप्त होगी या लाभ अधिकतम की शर्त प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है 12 नंबर, एक एकाधिकारी अपने लाभों को अधिकतम कर पाता है जब उसकी सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर होती है। एकाधिकारी अपने लाभों को अधिकतम कब कर पाता है, जब उसकी सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर होती, सही आंसर डी है। अगला है 13 नंबर प्रश्न, अल्पकाल में जब किसी फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी औसत स्थिर लागत बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, पहले गिरती है और फिर बढ़ती है। तो अल्पकाल में जब किसी फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी औसत स्थिर लागत घटती है। अल्पकाल में जब किसी फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी औसत स्थिर लागत AFC घटती है। AFC जो है आयताकार अतिपरवलय होती है, जिसमें क्या बताया गया है, जब किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ता है, यह उत्पादन प्रारंभ में इस x अक्ष पर उत्पादन है, y अक्ष पर AFC को लिया गया है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है तो AFC घट रही है। 2, 3, 4 उत्पादन हो गया तो AFC मान लेते हैं 5, 4 और 2 हो गई। तो उत्पादन बढ़ने से AFC क्या होती है, घटती है और AFC जो है आयताकार अतिपरवलय होता है। तो 13 का सही आंसर बी है। अगला 14 नंबर प्रश्न है,
14 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण प्रतियोगिता की अनिवार्य शर्त नहीं है? तो पूर्ण प्रतियोगिता की अनिवार्य शर्तों में बड़ी मात्रा में क्रेता एवं विक्रेता होते हैं, समरूप उत्पादन होता है, प्रवेश स्वतंत्र होता है या सही है, परिवहन लागत की अनुपस्थिति होती है। तो यह जो है डी नंबर पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है, डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के मांग वक्र का आकार। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के मांग वक्र का आकार एक्स अक्ष के समांतर होता है, कह सकते हैं पूर्णतः लोचदार होता है, इसकी मांग की लोच अनंत होती क्षैतिज होता है। तो 15 का सही आंसर ए है। अगला 16 नंबर, विधि ग्राह्य मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे सामान्य जनता स्वीकार कर लेती है, जिसके विरुद्ध चेक जारी किया जाता है, सरकार द्वारा वैधानिक स्वीकृति दे दी जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्गमित की जाती है। तो विधिग्राह्य वह मुद्रा होती है जो सरकार द्वारा वैधानिक स्वीकृति दे दी जाती है, जिस मुद्रा को सी सही आंसर है 16 का। अगला 17 नंबर प्रश्न है, मंदी की स्थिति में किस तरह का बजट अपेक्षित है? तो मंदी की स्थिति में घाटे का बजट अपेक्षित है, ए आंसर सही है, घाटे का बजट अपेक्षित है। अगला 18 नंबर प्रश्न है, वृद्धिमान पूंजी उत्पाद अनुपात है। तो वृद्धिमान पूंजी उत्पाद अनुपात पूंजी की मात्रा में वृद्धि तथा उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के बीच अनुपात प्रदर्शित करता है। पूंजी की मात्रा बटे उत्पादन की मात्रा के बीच अनुपात जो है वृद्धिमान पूंजी उत्पाद अनुपात, आंसर सही बी है। अगला, इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके किस बैंक का गठन किया गया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई थी और इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की स्थापना की गई। तो सही आंसर जो है बी सही आंसर, सॉरी ए है, ए सही आंसर है, ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक प्राप्तियों के अंतर्गत पूंजी प्राप्तियों में सम्मिलित नहीं है? तो पूंजी प्राप्तियों में सार्वजनिक उद्योगों तथा सेवाओं से प्राप्त आय सम्मिलित नहीं है पूंजी प्राप्तियों में। बाकी सार्वजनिक क्षेत्र का विनिवेश सम्मिलित है, विदेशी ऋण सम्मिलित है, ऋण अदायगी से प्राप्तियां सम्मिलित है। अगला 21 नंबर प्रश्न है, विभेदात्मक एकाधिकार की स्थिति में MR1 ज़्यादा है MR2 से, तो एकाधिकारी क्या करेगा? एकाधिकारी ऐसी स्थिति में प्रथम बाजार में बिक्री नहीं करेगा, बी दूसरे बाजार में बिक्री करेगा, सी पहले बाजार का उत्पादन कम करके दूसरे बाजार में बिक्री करेगा और डी दूसरे बाजार का उत्पादन कम करके पहले बाजार में अधिक बिक्री करेगा। तो सही आंसर डी है। अगला है 22 नंबर, दीर्घकाल में किसी वस्तु की कीमत 1 होने के कारण पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु की मांग रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है, अर्थात दीर्घकाल में किसी वस्तु की कीमत 1 होने के कारण पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु की मांग रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है, अर्थात मांग बेलोचदार होती है, मांग कम लोचदार होती है, मांग पूर्णतः लोचदार होती है, एक्स अक्ष के समांतर होगी, तो मांग जो है पूर्णतः लोचदार होगी। पूर्णतः लोचदार मतलब होगा एक्स अक्ष के समांतर होगी और मांग की लोच अनंत होगी, सी आंसर सही है 22। अगला 23 नंबर प्रश्न है, बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण शुरू किया गया था। शाख नियंत्रण हेतु, शाख को प्राथमिक क्षेत्र की ओर निर्देशित करने हेतु, गरीबी कम करने हेतु, समाजवाद को बढ़ावा देने हेतु। तो बैंकों को प्राथमिक क्षेत्र में समुचित मात्रा में ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने इनके सार्वजनिक नियंत्रण की घोषणा की थी। सामाजिक नियंत्रण की नीति को लागू करने के लिए सरकार ने 2 व्यवस्थाएं की थी, एक तो आवश्यक बैंकिंग अधिनियम बनाना और दूसरा एक सलाहकार संगठन के रूप में राष्ट्रीय शाख परिषद का गठन करना। तो बैंक पर सामाजिक नियंत्रण शुरू किया गया था शाख को प्राथमिक क्षेत्र की ओर निर्देशित करने हेतु, बी आंसर सही है 23 का। अगला 24 नंबर प्रश्न है, अग्रणीय योजना को प्रारंभ किया गया था। तो निर्बल वर्गों की सहायता हेतु, जिले में अन्य संस्थाओं के साथ बेहतर समन्वय हो, पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु, कृषि विकास हेतु। तो अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ जो है जिले के अन्य संस्थाओं के बेहतर समन्वय हेतु किया गया था, सही आंसर बी है। अगला 25 नंबर प्रश्न है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। तो कुल उपयोगिता जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्र व्यापार का केंद्र बिंदु रहा है।
तो एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्र व्यापार का केंद्र बिंदु जो है वह श्रम विभाजन रहा है। सही आंसर बी है। अगला, प्रतिकूल व्यापार की शर्त अल्पविकसित देशों की गरीबी का मुख्य कारण है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो प्रतिकूल व्यापार की शर्त अल्पविकसित देशों की गरीबी का मुख्य कारण प्रेविस द्वारा कहा गया। प्रेविस सिंगर ने यह प्रतिपादित किया कि प्रतिकूल व्यापार की शर्त अल्पविकसित देशों की गरीबी का मुख्य कारण है। इनके अनुसार विश्व की स्थित अल्पविकसित देशों तथा चक्रीय केंद्रों के मध्य व्यापार की शर्तें अल्पविकसित देशों में स्थानांतरित हुई हैं। तो सही आंसर ए है 27 का। अगला 28 नंबर, किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता का संबंध होता है। किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता का संबंध जो है कुल संतुष्टि से होता है। कुल संतुष्टि से आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा घटक विकासोन्मुखी राजकोषीय नीति का भाग नहीं है? तो विकासोन्मुखी राजकोषीय नीति का भाग जो है वह है बजट नीति, ऋण नीति, व्यय नीति। तो बैंक दर नीति जो है मौद्रिक नीति का भाग है। तो सही आंसर सी है, क्योंकि राजकोषीय नीति का भाग जो नहीं है उसी को पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कोई चेक किस प्रकार की जमाओं के विरुद्ध निर्गमित किया जाता है? तो कोई चेक जो है मांग जमाओं के विरुद्ध निर्गमित किया जाता है। सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, डाल्टन के अनुसार जनसंख्या के कुसमायोजन का सूत्र है, जहां ए वास्तविक जनसंख्या, ओ अनुकूल जनसंख्या तथा एम कुसमायोजन के अंश का प्रतीक है। तो एम बराबर कुसमायोजन जनसंख्या ए माइनस 0/0 हो जाएगा। तो बी आंसर सही हो जाएगा। डाल्टन के अनुसार जनसंख्या के कुसमायोजन का सूत्र बराबर एम बराबर जो है n-0/n-o/o है, जहां m धनात्मक होने पर आधिक्य कहा जाएगा, m ऋणात्मक होने पर जनाभाव कहा जाएगा और m शून्य होने पर अनुकूलतम जनसंख्या कही जाएगी। अगला प्रश्न है 32 नंबर, प्रतिगामी कर वह कर कहलाता है जिसमें कर की दर कर आधार में वृद्धि के साथ प्रतिगामी कम होती जाती है, घटती है। बी आंसर सही है। अगला प्रश्न 33 नंबर, यदि देश में बेरोजगारी है तो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप कीमत स्तर में वृद्धि होगी, कीमत स्तर में कमी होगी, मुद्रा का प्रचलन वेग अधिक हो जाएगा। इस संबंध में यह नियम लागू नहीं होता है। देश में बेरोजगारी है तो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप, तो अगर मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि कीमत स्तर में भी वृद्धि लाती है परंतु मुद्रा के मूल्य में कमी लाती है, तो यह बेरोजगारी से संबंधित नहीं होगा। तो यह बेरोजगारी से संबंधित डी ऑप्शन सही है। मध्यकालीन ऋण की समयावधि कितनी है? तो मध्यमकालीन ऋण की समयावधि 5 वर्ष है और दीर्घकालीन ऋण की समयावधि जो है 5 से 20 वर्ष तक की होती है। और अल्पकालीन ऋण की समयावधि जो है एक वर्ष तक अल्पकालीन, फिर उसके बाद 5 वर्ष तक मध्यमकालीन और 5 से 20 वर्ष दीर्घकालीन ऋण की समयावधि। अगला प्रश्न है 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध राष्ट्रीय आय के लिए सही है? तो राष्ट्रीय आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी माइनस सरकार को प्राप्त लाभ। डी आंसर सही है 35 नंबर प्रश्न का। अगला है 36 नंबर प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो यह तो सबको पता होगा, इजी क्वेश्चन है। 1 रुपये के नोट पर भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, बाकी के नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगला 37 नंबर प्रश्न है, भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो 2001 के अनुसार 27.8% थी और 2011 की जनगणना के अनुसार नगरों में जो जनसंख्या निवास करती है 31.2% जनसंख्या जो है नगरों में निवास करती है। अगला 38 नंबर, भारत का वर्तमान राजकोषीय घाटा लगभग, तो 2005-06 में 4.6 राजकोषीय घाटा था। आंसर सही है। सामुदायिक विकास का अर्थ है, तो सामुदायिक विकास का अर्थ सर्वांगीण ग्रामीण विकास है, शहरी विकास नहीं है, क्षेत्रीय विकास नहीं है, पंचायती विकास नहीं, सर्वांगीण ग्रामीण विकास से है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1952 में प्रारंभ किया गया था। यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब प्रारंभ किया गया था? तो 1952 में प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य सभी प्रकार के मानवीय संसाधनों का विकास करना है। यह भारत के प्रथम मानवीय विकास पर बल देता है। अगला 40 नंबर प्रश्न है, औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से भारत के किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो महाराष्ट्र का स्थान प्रथम है। अगला 41 नंबर प्रश्न है, फेरा के स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया? तो फेरा के स्थान पर फेमा बनाया गया। ए आंसर सही।
फीरा के स्थान पर नया कानून फेमा 1 जून 2000 से अस्तित्व में आया, परंतु फेरा के तहत लंबित मामलों की जांच तथा मुकदमों की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए सनसेट क्लॉज के तहत 2 वर्षों तक समय परिवर्तन निदेशालय को प्रदान किया गया। फेमा जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है 1 जून 2000 से अस्तित्व में आया। तो फेरा के स्थान पर फेमा प्रावधान लागू किया गया था। अगला 42 नंबर प्रश्न, ग्रामों का मोक्ष कुटीर एवं लघु उद्योगों में निहित है, यह कथन किसका है? तो ग्रामों का मोक्ष कुटीर एवं लघु उद्योगों में निहित है, यह कथन जो है महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। सही आंसर सी है 42 नंबर प्रश्न का। अगला 43 नंबर प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसकी देन है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है नई आर्थिक नीति का देन है। सी आंसर सही है। निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी एवं तनाव रहित माहौल उपलब्ध कराने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना दिसंबर 2006 में की गई थी। सेज के तहत निर्यात किए जाने वाले माल के उत्पादन के लिए ड्यूटी की आयात सुविधा उत्पादकों को प्रदान की जाती है। अगला 44 नंबर प्रश्न, भारत किस वस्तु का आयातक नहीं है? तो भारत जो है कपास का आयातक नहीं है। सही आंसर सी है 44 का। अगला 45 नंबर प्रश्न है, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी। तो भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना 1996 में की गई थी। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना जीवी रामकृष्ण की अध्यक्षता में अगस्त 1996 में की गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में विनिवेश की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विनिवेश विभाग का गठन 1999 में किया गया था। 1999 में विनिवेश विभाग का गठन किया गया था। विनिवेश नीति 2005 के अनुसार विनिवेश से प्राप्त राशि का 75% सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य में किया जाएगा और 25% राशि का उपयोग बचे हुए सार्वजनिक उद्योगों में किया जाएगा। तो विनिवेश आयोग का गठन 1996 में किया गया, विनिवेश विभाग की स्थापना 1999 में की गई और विनिवेश नीति जो है 2005 में लागू की गई थी। अगला है 46 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव जो है योजना आयोग का सचिव होता है। यह भी बढ़िया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो पदेन सचिव जो है योजना आयोग का सचिव होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 2 अक्टूबर 1952 को की गई थी। इसका कार्य योजना आयोग द्वारा योजना के निर्माण के पश्चात योजनाओं की जांच करना होता है। अगला प्रश्न है 47 नंबर, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को डॉक्टर शिवरमेन समिति की अनुशंसा पर की गई थी। नाबार्ड कृषि को ऋण प्रदान करने के लिए शीर्ष संस्था है। तो यह 12 जुलाई होगा। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना शिवरमेन समिति की अनुशंसा पर की गई थी। सही आंसर सी है। 48 नंबर प्रश्न, 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए वार्षिक विकास की दर क्या निर्धारित की गई थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास की दर 8% निर्धारित की गई थी। सही आंसर सी है। अगला प्रश्न है 49 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्यों के आधार पर दोनों पर की जाती है, चालू और स्थिर मूल्यों। तो सही आंसर सी है 49 नंबर प्रश्न का। अगला 50 नंबर प्रश्न है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, राष्ट्रीय आय, जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय। तो भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। तो ये सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो भारत में केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, उसके बाद गोवा में। फर्स्ट नंबर केरल हो जाएगा और सेकेंड नंबर गोवा में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। अगला 52 नंबर प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का पदेनाध्यक्ष, तो पदेनाध्यक्ष योजना आयोग का जो है वह प्रधानमंत्री होता है और वर्तमान में 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया और नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भी जो है प्रधानमंत्री ही होता है। तो नीति आयोग और योजना आयोग दोनों का अध्यक्ष जो है पदेन प्रधानमंत्री ही होता है। अगला प्रश्न है 53 नंबर, जन्म दर व मृत्यु दर की गणना सामान्यतः की जाती है। तो जन्म दर व मृत्यु दर की गणना जो है सामान्यतः 1000 व्यक्तियों पर की जाती है। तो बी आंसर सही है 53 का। अगला 54 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न भी अच्छा है। 54 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने नई जनसंख्या नीति की घोषणा की थी। तो भारत सरकार ने नई जनसंख्या नीति 15 फरवरी 2000 में की थी। बी आंसर सही है। केंद्र सरकार ने नई जनसंख्या नीति की घोषणा 15 फरवरी 2000 में की थी। इस जनसंख्या नीति के 3 मुख्य उद्देश्य थे, अल्पकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन उद्देश्य थे। अल्पकालीन उद्देश्यों में गर्भ निरोधकों की अपूरित मांग को पूरा करना, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचे
स्वास्थ्य समन्वय की व्यवस्था करना। मध्यमकालीन उद्देश्य में TFR जो है वह 2.1 2010 तक प्राप्त करना और दीर्घकालीन उद्देश्यों में 2045 तक एक स्थिर जनसंख्या का स्तर प्राप्त करना जो कि आर्थिक समृद्धि, सामाजिक विकास तथा पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए अनुकूल रहे। अगला प्रश्न है, तो इस प्रकार से सही आंसर जो है बी है। 15 फरवरी 2000 को जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। नीचे दिए गए कथनों में सही कथन को चुनिए। तो सही कथन, भारत में भूमि की प्रति हेक्टेयर उपज अन्य कई देशों की तुलना में कम है, यही सही है। अगला है, वृक्ष लगाना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? पर्यावरण की दृष्टि से ठीक है। वृक्ष लगाना पर्यावरण की दृष्टि से सही है, सामाजिक दृष्टि से भी सही है, आर्थिक दृष्टि से भी सही है, तो उपयुक्त सभी है। वृक्ष लगाएंगे तो पर्यावरण सही होगा, अगर लास्ट में काटेंगे तो पैसा मिलेगा और समाज के लिए लोग छाया में बैठकर मनोरंजन करेंगे या बैठेंगे। अगला है, सन 2001 में जनसंख्या गणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व। तो 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व जो है वह 324 था, वर्तमान में 382 सॉरी। तो सही आंसर डी है। अगला है 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार नहीं जीता? गुन्नार मेडल, जॉन रॉबिन्सन, जेन टिनवर्जन, रिचर्ड स्टोन। तो जॉन रॉबिन्सन ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। इसके अलावा गुन्नार मेडल, टिनवर्जन, रिचर्ड स्टोन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। अगला प्रश्न है 59 नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए था सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट है अर्थशास्त्रियों के नाम और सूची सेकंड है सिद्धांत। तो जेवेंस ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो जेवेंस ने सूर्य के धब्बे का सिद्धांत दिया। तो का मिलान हो जाएगा सेकंड से। हेयक ने अतिनिवेश गुणक का सिद्धांत, अतिनिवेश व्यापार का सिद्धांत दिया। अतिनिवेश व्यापार का सिद्धांत थर्ड से हो जाएगा खा का। जे.आर. हिक्स, तो जे.आर. हिक्स जो है जे.आर. हिक्स गुणक त्वरक अंतःक्रिया की बात करते हैं। गुणक त्वरक अंतःक्रिया फोर्थ से गा का फोर्थ से मिलान हो जाएगा। और घा बचा हार्ट्रे मौद्रिक सिद्धांत की बात करते हैं। मौद्रिक सिद्धांत कहाँ है? फर्स्ट में। तो सेकंड थर्ड फोर फर्स्ट, सेकंड थर्ड फोर फर्स्ट, ए आंसर सही है। 59 का अगला 60 नंबर प्रश्न है, सीमांत भौतिक उत्पादकता का मूल्य VMP होता है। यहाँ संकेतक अपने सामान्य अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। VMP बराबर होता है MMP इंटू P, MMP इंटू P हो जाएगा। VMP बराबर सीमांत भौतिक उत्पादकता, VMP बराबर MMP इंटू P या प्राइस हो जाएगा। सी, बी आंसर सही, सॉरी बी नहीं सी, VMP बराबर MMP इंटू P है। अगला है 61 नंबर प्रश्न, ब्याज तरलता के त्याग का पुरस्कार यह कथन किसका है? तो ब्याज तरलता के त्याग का पुरस्कार प्रोफेसर केन्स द्वारा कहा गया था। बी आंसर सही है 61। अगला 62 नंबर, लैंड प्रॉब्लम इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लैंड प्रॉब्लम इन इंडिया पुस्तक के लेखक राधा कमल मुखर्जी हैं। इस पुस्तक में उन्होंने भारत में भूमि सुधार के लिए अपने विचार दिए जो भारत में भूमि सुधार के लिए सुप्रभावी हुए। तो राधा कमल मुखर्जी ए ऑप्शन में दिया गया है। 62 का ए सही है। अगला 63 नंबर प्रश्न और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र में निम्न में से किसे उत्पादन माना जाएगा? भूमि को जोतना, मित्रों के बीच में गाना गाना, एक बच्चे को सड़क पर बहुत बड़े गड्ढे में गिरने से बचाना, प्रसन्नता के लिए एक चित्र बनाना। तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का प्रयोग या उत्पादन जो है वह भूमि को जोतना माना जाएगा। ए आंसर सही माना जाएगा, क्योंकि भूमि को जोतने से श्रम लगता है और उससे कुछ उत्पादन किया जाता है, इसलिए अर्थशास्त्र में उत्पादन जो है भूमि को जोतना ही माना जाएगा। इस प्रकार से 63 का सही आंसर ए है। इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने TGT 2005 में जो पेपर आयोग द्वारा कराया गया था उस पेपर को हम लोगों ने सॉल्व किया, जो आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और रिवीजन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से आगे की क्लासों में हम लोग TGT के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे उन क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या पैटर्न था, क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे और आगे क्या पूछे जाने की संभावना है। इस प्रकार से इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए अर्थशास्त्र से संबंधित कंटेंट उपलब्ध कराएगा और
यह कंटेंट ऑब्जेक्टिव टाइप तथा थ्योरी टाइप में मिलेगा। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत